देखिए आज जो है हम सीपीसी को शुरू करेंगे। सीपीसी में हम जो है डिक्री एवं आदेश दोनों को देखेंगे। तो डिक्री को जो है आपका सेक्शन 2.2 में परिभाषित किया गया है, जबकि जो है आदेश को 2.14 में जो है परिभाषित किया गया है। तो डिक्री होती क्या है? तो पहले डिक्री की जो परिभाषा है वो कहती है डिक्री से न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है का अर्थ है कि ये जो है एक माध्यम है, एक तरीका है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है व्यक्त करने का तरीका। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है व्यक्त करने का तरीका। मतलब जो न्यायालय ने निर्णय लिया है उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। डिक्री क्या है? जो न्यायालय ने निर्णय लिया है उनको व्यक्त करने का एक तरीका है। तो डिक्री क्या होती है? न्यायालय ने इसमें आगे लिखा है जो जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, बाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण करता है। तो पक्षकारों के अधिकारों का कैसा अवधारण करता है ये भी याद रखना, निश्चायक अवधारण करता है। निश्चायक, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, निश्चायक अवधारण। तो डिक्री क्या है? डिक्री एक ऐसा तरीका है जो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण करती है, या कह लीजिए कि डिक्री एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा तरीका है जो व्यक्तियों के जिनका निर्णय न्यायालय ने किया है उन अधिकारों का निश्चायक रूप से जो है अवधारण करती है। और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। ये प्रकार बता दिए कि भी डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकती है, प्रारंभिक भी हो सकती है और जो है अंतिम भी हो सकती है। ये कहता है या तो प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है, और अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम भी होती है। ठीक है, तो डिक्री इन दोनों का मिक्सअप जो होता है वो होता है अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। तो डिक्री प्रारंभिक भी हो सकती है और जो है अंतिम भी। हाँ, तो ये याद रखें कि डिक्री जो है प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है, और इन दोनों का मिला जुला रूप जो है अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम भी हो सकती है। और डिक्री क्या है? एक माध्यम है, एक तरीका है। न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, या कह लीजिए जो विवादग्रस्त जो प्रश्न था उनका न्यायालय ने जो अवधारण किया है, उस अवधारण का जो है व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। और अवधारण कैसा होना चाहिए? निश्चायक होना चाहिए। निश्चायक अवधारण जब न्यायालय ने किया है, निश्चायक अवधारण का मतलब है अंतिम रूप से जो न्यायालय ने फैसला किया है उसका अवधारण जो है करने का एक जो है तरीका हो सकता है। इसमें आगे परिभाषा कहती है कि यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर भी किसी प्रश्न का अवधारण आता है। इसका मतलब क्या है? इसका देखिए आगे परिभाषा कहती है कि इसके अंतर्गत जो है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण भी आता है, यानी कि इनको भी डिक्री माना गया है। इसका मतलब क्या है? ये किस प्रकार की डिक्री है? इनको माना गया है। ये डिक्री होते नहीं है लेकिन डिक्री मान लिया गया यानी कि ये प्रकल्पित। हाँ, तो देखिए वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण, हालांकि ये डिक्री नहीं होते लेकिन इसको मान लिया जाता है कि ये डिक्री हैं। परिभाषा कहती है कि इनको माना जाएगा कि ये डिक्री हैं। तो परिभाषा के अनुसार ये डिक्री नहीं होते लेकिन फिर भी इनको डिक्री के रूप में माना जाता है। इसका मतलब ये किस प्रकार की डिक्री है? प्रकल्पित डिक्री की श्रेणी में आते हैं। डीम्ड डिक्री भी पूछा जाता है कि डीम्ड डिक्री है। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री नहीं है लेकिन डिक्री माना जाता है। धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण करना भी डिक्री नहीं होता लेकिन उसको माना जाता है कि वो डिक्री है। तो ये किस प्रकार की डिक्री है? ये आपकी प्रकल्पित डिक्री है। मान के चला जाता है कि ये डिक्री की परिभाषा में आते हैं, ये डिक्री में है। इसके अलावा न्याय निर्णय जो डिक्री नहीं है, कुछ न्याय निर्णय ऐसे हैं जो डिक्री न्याय निर्णय या कह लीजिए न्याय निर्णयन जो डिक्री नहीं है, मतलब इनको डिक्री नहीं माना जाता। ये दो चीजें याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री है। क्यों? क्योंकि उसको माना गया है कि वो डिक्री है। धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण करना डिक्री है क्योंकि उसे माना गया है कि वो डिक्री है। तो किस प्रकार की डिक्री माना गया है? इनको प्रकल्पित डिक्री माना गया, मतलब अवधारणा कर ली कि हाँ ये डिक्री है, हालांकि बेसिकली डिक्री नहीं है लेकिन इनको मान लिया गया है। इनको परिभाषा कहती कि हाँ डिक्री मानेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये डिक्री है। ठीक है।
और न्याय निर्णय जो डिक्री में नहीं आते, कौन कौन से नहीं आते? ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। सीधा लिखूंगा मैं, जिसकी अपील आदेश की भांति होती है, आदेश की भांति होती है। ये कह रहा है कि भैया कोई ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की भांति होती है वो डिक्री नहीं माना जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो आदेश होते हैं वो डिक्री नहीं है, भले ही उन आदेशों की अपील क्यों ना होती हो। वैसे तो सामान्यतः अपील आदेशों की होती नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि भाई कुछ आदेश ऐसे हैं जिनकी अपील हो जाती है, जो आप एक प्रोविज़न दिया गया है, तो वो बाद में देखेंगे अपन, उससे मतलब नहीं है अभी ये कह रहा है कि कुल मिला के जो आदेश होते हैं भले ही वो अपील योग्य की ही क्यों ना हो, वो डिक्री नहीं है। अगर कोई आदेश अपील योग्य है और उसकी अपील होती है तो भी वो आदेश डिक्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई आदेश या ऐसी कोई अपील जो आदेश के रूप में होती है, मतलब कोई आदेश की अपील आप करते हैं तो केवल इस वजह से कि वो आदेश की अपील होती है तो वो डिक्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी आदेश की अगर अपील होने मात्र से वो डिक्री नहीं बन जाता, ये कह रहा है इसका दूसरा जो है, पहला इसका जो है कि प्रोविज़न ए है ये। इसके बाद बी जो देखिए, बी क्या कहता है? बी कहता है ना व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा, ना व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश। व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश मतलब ये कह रहा है कि कोई आदेश अगर व्यतिक्रम की वजह से खारिज कर दिया जाता है कि आप डिले हो गए और इस वजह से वो आदेश अगर खारिज कर दिया जाता है, भले ही उस आदेश की अपील भी होती हो तो भी वो आदेश जो है डिक्री नहीं माना जाएगा, है ना। केवल आदेश अगर देखिए दो बातें हैं कि अगर कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनकी अपीलें हो जाती है, सामान्यतः आदेशों की अपील नहीं होती, लेकिन हाँ हो जाती कुछ आदेशों की, जो है संहिता में प्रोविज़न है कि उन आदेशों की आप अपील कर सकते हो। तो केवल इस आधार पर कि वो आदेशों की अपील होती वो डिक्री नहीं हो जाती। दूसरा, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश है, भले ही इस आधार पर आप अपील करने के योग्य हैं तो भी इस कारण से वो आदेश जो है अपील वो जो है डिक्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश जो है वो डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका डिक्री हो गया। अब बात आती है डिक्री के प्रकारों की। ठीक है, डिक्री के प्रकार अभी हम देखिए अब जो है हम डिक्री के जो है प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो डिक्री का पहला प्रकार है प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री और अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री। तो प्रारंभिक डिक्री क्या होती है? जब वाद के पूर्ण रूप से निस्तारण से पूर्व, प्रारंभिक डिक्री का मतलब है जहां वाद के पूर्ण रूप से, सीधा लिख रहा हूं मैं, पूर्ण रूप से निस्तारण से पूर्व, पूर्ण रूप से निस्तारण से पूर्व आगे कार्रवाई करना शेष हो, आगे कार्यवाही करना, इतना ही याद रखना है आपको, करना शेष हो, बस इतना याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो प्रारंभिक डिक्री का मतलब है कि भैया अभी पूर्ण रूप से मामला नहीं निपटा है, अभी आगे और भी कार्रवाई की जानी है। हालांकि कुछ मैटर में उन्होंने फैसला दे दिया लेकिन अभी आगे निस्तारण और होना है, डिक्री पूर्ण रूप से निपटा ही नहीं है न्यायालय ने। तो पूर्ण रूप से जहां निस्तारण नहीं हुआ है और आगे कार्रवाई किया जाना अभी शेष जहां बचता है, ऐसी डिक्री को जो है आप क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक डिक्री कह सकते हैं। करना, पूर्ण रूप से आगे कार्रवाई करना शेष हो, वहां डिक्री प्रारंभिक होगी। अर्थात प्रारंभिक डिक्री एक ऐसा न्याय निर्णय है जो बाद में विवादग्रस्त विषयों से संबंधित किसी अधिकार को अंतिम विनिश्चय करता है किंतु बाद का अंतिम निस्तारण नहीं करता। मतलब बाद में अंतिम निस्तारण होगा, अभी फिलहाल नहीं हुआ है, फिलहाल कुछ मैटरों का हो गया लेकिन पूर्ण रूप से जो है इसका निराकरण नहीं हुआ है, अभी आगे कार्रवाई की जाना जो है शेष है। तो ऐसी जो डिग्री होती है वो प्रारंभिक डिग्री कहलाती है। इसके अलावा इसके कुछ उदाहरण है, आदेश 20 के नियम, जो आदेश 20 है
उसका नियम 12, 13, 14, 16 जो है इसके उदाहरण है, आप देख लेना। आदेश जो है ऑर्डर जो है आदेश जो है 20 जो है आदेश 20 का जो है नियम 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, ये उसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं जो है, ठीक है। 18 भी नियम इसमें शामिल है। इसके अलावा आदेश 34 के जो नियम 4 और 6 भी हैं, जो भी हैं वो भी शामिल हैं। तो केवल अपने मतलब का इतना है कि प्रारंभिक डिग्री का मतलब ये है कि अभी और आगे कार्रवाई की जाना शेष है, पूरी रूप से जो है कार्रवाई नहीं हुई है अभी, ठीक है, इतना याद रखना है। अब अंतिम डिग्री क्या होती है? अंतिम डिग्री का मतलब है ऐसा बाद निर्णय जो बाद को पूर्ण रूप से निस्तारित कर देता है। ऐसा निर्णय जो बाद को पूर्ण रूप से क्या कर देता है? निस्तारित कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब कार्रवाई करने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं, अंतिम रूप से फैसला न्यायालय ने सुना दिया। तो अंतिम डिग्री का मतलब है अब कोई कार्रवाई करने लायक शेष बची ही नहीं है। प्रारंभिक मतलब है कि अभी कार्रवाई की जाना शेष है, दोनों में अंतर ये है। प्रारंभिक का मतलब है कि अभी कार्रवाई की जाना शेष है, और अंतिम का मतलब है कि अब कार्रवाई किए जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, न्यायालय ने फाइनल डिसीजन सुना दिया तो वो अंतिम हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अंशतः प्रारंभिक अंशतः अंतिम कैसी होती है? ये इन दोनों का मिक्सअप है। कुछ मामलों में ये अंशतः प्रारंभिक का मतलब है कि कुछ मामलों में भाई साहब अंतिम है, मतलब कुछ मामलों जैसे एक मैटर में 2 या 3 मैटर हैं, तो उसमें से 2 या 3 मैटर में से किसी के मामले में जी अंतिम है, और किसी के मामले में मतलब जितने भी उसमें निर्णय हैं उसमें से किसी के मामले में अंतिम है, और किसी के मामले में जो है अभी आगे निर्णय सुनाना है, किसी के मामले में आगे अभी निर्णय देना है न्यायालय को, ठीक है। तो ये मिक्सअप होती है, मतलब कुछ मामलों में तो अंतिम है जहाँ फाइनली हो गया डिसीजन, अब आगे कोई फैसला नहीं करना, लेकिन जो मैटर है उसमें कुछ और भी मैटर जुड़े हैं, उनका आगे निराकरण करना है। तो ऐसी डिग्री इन दोनों का मिक्सअप होती है, तो उसको जिसको कहते हैं अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, मतलब कुछ मामलों में प्रारंभिक है और कुछ मामलों में जी पूर्ण रूप से इसने जो है निराकरण जो है इसका कर दिया है। अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, इसमें थोड़ा और देखेंगे अभी। अब उदाहरण ले लें, इसका उदाहरण से और अच्छा समझ में आ जाएगा। जी मान लीजिए कोई बात है, उस बात में जो है स्थापित संपत्ति का कब्जे की बात की जा रही है, मतलब एक बात है भाई कब्जा किसका था, कब्जा और मध्यवर्ती लाभ, 2 प्रश्न थे, मध्यवर्ती लाभ, इन 2 प्रश्नों का जो है न्यायालय को निराकरण करना था। मतलब बात एक ही था कि भैया जिसका कब्जा था वो मध्यवर्ती लाभ, ये 2 बात है, मतलब कब्जा था उसमें प्रॉफिट किसने कमाया वो बात थी। तो यहाँ न्यायालय ने क्या किया, मान लो कब्जे के बारे में न्यायालय ने अंतिम फैसला सुना दिया कि फलाने नाम का, मान लो ये नाम का व्यक्ति है, इसका इस पे जो है कब्जा है, ये अंतिम हो गया फैसला, अब इस पर नहीं करना न्यायालय को। तो इस मामले में क्या हो गई, ये डिग्री अंतिम हो गई, क्योंकि इस पर कोई निराकरण नहीं करना, न्यायालय ने सुना दिया कि ये नाम का व्यक्ति है, उसका कब्जा है। अब बात आई मध्यवर्ती लाभ की, न्यायालय ने कहा कि भैया इसकी जांच करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे, जांच का आदेश दे दिया। क्या दे दिया न्यायालय ने? जांच का आदेश, कि भैया जांच करेंगे, पहले जांच करेंगे तभी तो पता पड़ेगा भाई किसने लाभ कमाया, क्या कमाया, तो उसका न्यायालय ने आदेश दे दिया। तो ऐसे मामले में ये डिग्री क्या हो गई, अंशतः प्रारंभिक हो गई और अंशतः अंतिम हो गई। इसके मामले में अंशतः प्रारंभिक हो गई और इसके मामले में अंशतः क्या हो गई, अंतिम हो गई। तो ये इस तरीके की डिग्रियां होती हैं जहाँ एक या दो बातें जो है किसी जो है बाद में होती हैं, और उन वादों में से किसी एक का जो है निराकरण न्यायालय जो है कर देता है। तो इस प्रकार की जो है डिग्रियों को जो है अंशतः प्रारंभिक और अंशतः जो है अंतिम जो है कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब जो है हम न्यायालय जो डिग्री है उसके जो है आवश्यक जो है तत्वों को देखेंगे। तो आवश्यक तत्वों में क्या क्या, जैसे परिभाषा से ही आवश्यक तत्व निकलते हैं, तो परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको आवश्यक तत्व भी समझ में आ जाएंगे। क्या आवश्यक तत्व है? पहला आवश्यक तत्व ये है कि किसी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया जाना चाहिए। डिग्री के लिए आवश्यक है कि जो न्याय निर्णय किया गया है वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, न्यायालय द्वारा। तो किसी न्यायालय द्वारा क्या किया जाना चाहिए, न्याय निर्णय किया जाना चाहिए।
न्याय निर्णय किया जाना चाहिए। ये आवश्यक शर्त है भाई कि न्यायालय होगा, किसी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया गया है तभी उसको जो है डिक्री हम जो है मानेंगे। दूसरा, न्याय निर्णय किसी बाद में किया जाना चाहिए। जो न्याय निर्णय किया गया है, न्याय निर्णय, इसको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ज़्यादा जरूरी नहीं है। न्याय निर्णयन कर लीजिए, न्याय निर्णय किसी बाद में किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शर्त है। हालांकि अगर डिक्री को आप पढ़ना शुरू करो तो 2-3 क्लास हो सकती हैं डिक्री अकेले पे, लेकिन इतना आप उन्हें क्या करना, जटिल बना के सब्जेक्टों का कोई मतलब नहीं है। तो याद रखें, तो न्याय निर्णय किसी न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, न्याय निर्णय किसी बाद में जो है किया जाना चाहिए। तीसरा, न्याय निर्णय में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण किया जाना चाहिए। न्याय निर्णय में पक्षकारों के किसी अधिकार का अवधारण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि न्याय निर्णय में जो है किसी पक्षकार के जो है अधिकारों का जो है क्या करना चाहिए, अवधारण जो है किया जाना चाहिए। और अवधारण कैसा होना चाहिए, निश्चायक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें मतलब अंतिम रूप से फैसला होना चाहिए, बिल्कुल न्याय निर्णय अंतिम होना चाहिए। निश्चय का मतलब है अंतिम होना चाहिए, बस आगे अब कोई कार्रवाई नहीं करना जो है शेष रह गया है। तो अवधारण कैसा होना चाहिए, निश्चायक होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। अवधारण कैसा होना चाहिए, निश्चायक होना चाहिए, निश्चायक होना चाहिए। ये याद रखना है आपको। अवधारण कैसा होना चाहिए, निश्चायक होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए भैया। अगर आगे कोई कार्रवाई जो है करना शेष नहीं रह गई। पांचवा याद रखना है इसका कि न्याय निर्णय औपचारिक रूप से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बल्कि मन में रखने से काम नहीं चलेगा, न्यायालय द्वारा उसको इम्प्रेस क्या कहते हैं, व्यक्त भी करना पड़ेगा। व्यक्त करने का तरीका डिक्री है। तो न्याय निर्णय को जो है, न्याय निर्णयन को क्या करना चाहिए, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से व्यक्त भी किया जाना चाहिए, व्यक्त भी किया जाना चाहिए। ये भी जरूरी है। अब ये बताइए, न्यायालय ने निर्णय वगैरह सब कर लिया, उसको व्यक्त ही नहीं किया तो काहे का डिक्री होगा। अगर न्यायालय कोई डिसीजन करके बैठ जाए, बस सुनाए ही नहीं उसको, तो क्या मतलब पड़ेगा। हाँ, तो आवश्यक शर्तें हैं, किसी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया जाना चाहिए, मतलब न्यायालय को जो अधिकारता है न्यायालय द्वारा किए जाने, सक्षम अधिकारता वाला न्यायालय होना चाहिए। न्यायालय का मतलब है सक्षम अधिकारता वाला, जिस न्यायालय को अधिकारता होती है उस न्यायालय द्वारा जो है ऐसा जो है अवधारण किया जाना चाहिए। पक्षकारों को सुनना चाहिए उसे, है। न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय का अर्थ होता है पक्षकारों को सुनना हो, दोनों पक्ष पार्टियों को सुना हो, उसके बाद उसने एविडेंस लिया हो, साक्ष्य लिया हो, उसके आधार पर उसने जो है अपना फैसला सुनाया हो। न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय का अर्थ यही होता है। जब न्यायालय आपको सुनता है, ऐसा थोड़ी ना कि अपने आप में न्यायालय जब आपको सुनेगा तो क्या करेगा, न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनेगा, जो भी एविडेंस होंगे उनको लेगा, उन एविडेंसों को लेने के बाद वो है अपना फैसला सुनाएगा। तो यही कह रहा है कि जो न्यायालय में प्रोसीजर होता है उसके अनुसार होना चाहिए, मतलब न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए, पक्षकारों को सुना जाना चाहिए, जो भी एविडेंस है, रिलेवेंट एविडेंस है, उनको उसने सुना हो। इसके बाद न्याय निर्णय किसी बाद में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यायालय अपनी मर्जी से, बाद होना चाहिए, बाकायदा वाइल सूट जो करते हैं ना, उस प्रकार से जो है न्यायालय को सुनाना चाहिए। बाकायदा जो है बाद सूट किया गया हो, संहिता द्वारा जो है
बाद जो है प्रस्तुतिकरण, तो मतलब बाद पत्र पेश किया गया हो, ऐसा नहीं कि न्यायालय अपने आप में सुना दे, तो अपने आप में सुनाने से नहीं होगा, बाकायदा बाद पत्र प्रस्तुत किया गया हो मामले में। तीसरा, न्याय निर्णय से पक्षकारों के किसी अधिकारों का अवधारण किया गया हो, मतलब जो भी रिलीफ चाहा गया है उसमें से किसी अधिकार का जो है न्यायालय ने क्या किया हो, अवधारण किया हो। अवधारण मतलब उसका निराकरण किया हो न्यायालय ने। तीसरा, अवधारण कैसा होना चाहिए, निश्चायक, मतलब अंतिम होना चाहिए न्यायालय की तरफ से कि हाँ अंतिम हो गया है। हालांकि उसकी अपील होती वो अलग चीज है, लेकिन न्यायालय ने जो है उसको पूरे सबूत गवाह को सुनने के बाद जो है फैसला दिया गया होना चाहिए, यानी अंतिम रूप से उसका फैसला सुनाया जाना चाहिए। और न्याय निर्णय क्या होना चाहिए, मतलब उसके बाद जब पूरा सब हो जाता उसके बाद न्यायालय के द्वारा जो न्यायालय ने फैसला लिया उसको व्यक्त भी करना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, तब वो जो है डिक्री जो है कहलाता है। ठीक है, देखिए अब जो है हम वर्गीकरण कर लेते हैं, इससे और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन कर लेते हैं इसका वर्गीकरण। तब सबसे पहला वर्गीकरण हम करते हैं आवश्यक तत्वों के आधार पर। अगर आवश्यक तत्वों के आधार पर डिक्री को देखा जाए तो डिक्री दो प्रकार की होती है, एक होती है डिक्री और दूसरी होती है प्रकल्पित डिक्री। डिक्री तो आप जानते ही हैं, जो अपन परिभाषा पढ़ा। प्रकल्पित डिक्री वही है धारा 144 के अधीन प्रश्नों का अवधारण, जो अपन परिभाषा में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये प्रकल्पित तो दो प्रकार की होती है, आवश्यकता के आधार पर या आवश्यक तत्वों के आधार पर। जो आवश्यक तत्व जो परिभाषा में दिए हैं, एक डिक्री और दूसरी जो है उसकी प्रकल्पित डिक्री, दो भागों में हम उसे बांट सकते हैं। इसके अलावा बाद के आधार पर अगर हम बात करना चाहें कि बाद के आधार पर बांटें अगर हम डिक्री को, तो बाद के आधार पर डिक्री को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होती है प्रारंभिक डिक्री, दूसरी होती है अंतिम डिक्री और तीसरी होती है अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, जो अपन पढ़ चुके हैं ये दोनों। अब पक्षकारों को सुने जाने के आधार पर भी हम डिक्री को बांट सकते हैं, पक्षकारों को सुने जाने के आधार पर भी हम डिक्री को बांट सकते हैं। एक तो होती है डिक्री जो सामान्य डिक्री होती है, दोनों पक्षकारों को सुना और न्यायालय ने फैसला सुना दिया, वो डिक्री हो गई। दूसरा होता है एक पक्षीय डिक्री, मतलब दोनों में से किसी एक पक्षकार को सुनने के बाद जो है न्यायालय अगर अपना फैसला सुना देता है तो वो क्या कहलाता है, वो एक पक्षीय डिक्री कहलाता है। तो पक्षकारों को सुनने जाने के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। तो एक तो डिक्री हो गई जब दोनों पक्षकारों को सुना हो, और एक पक्षीय डिक्री मतलब सामने वाले पार्टी को सुन लिया और मतलब एक पार्टी को सुना और दूसरी पार्टी आई नहीं तो उसे सुने बगैर जो है न्यायालय ने फैसला दे दिया, तो एक पक्षीय डिक्री भी होती है, क्योंकि ये शब्द आएंगे आगे। इसके अलावा डिक्री के स्रोतों के आधार पर, डिक्री के स्रोतों के आधार पर भी जो है हम इसे बांट सकते हैं। स्रोतों के आधार पर मतलब है कि जो भी स्रोत हैं, तो पहला स्रोतों के आधार पर बांट सकते हैं गुणागुण के आधार पर। आप देखते हैं कि डिक्री का फैसला गुणागुण के आधार पर न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो गुणागुण के आधार पर भी न्यायालय डिक्री पारित करता है। इसके अलावा पक्षकारों की सहमति के आधार पर भी जो है न्यायालय क्या करता है, डिक्री पारित करता है। पक्षकारों की अगर सहमति है तो उस आधार पर भी जो है न्यायालय डिक्री पारित कर सकता है। इसके अलावा प्रतिवादी की स्वीकृति के आधार पर भी जो है न्यायालय जो है डिक्री पारित कर सकता है। ये आदेश 12 नियम 6 पक्ष प्रतिवादी की जो है स्वीकृति के आदेश में जो के आधार पर जो न्यायालय डिक्री पारित करता है, आदेश 12 नियम 6 के तहत पारित कर सकता है। तो इस प्रकार की भी डिक्री होती है। इसके अलावा पक्षकारों के समझौतों के आधार पर, पक्षकारों के जो है समझौतों के आधार पर भी जो न्यायालय जो है डिक्री पारित कर सकता है। आदेश 23 नियम 3 इसके लिए देखेंगे आप, पक्षकारों के समझौते के आधार पर भी न्यायालय जो है डिक्री पारित कर सकता है। क्या देखेंगे इसके लिए, आदेश 23 नियम 3। इसके अलावा पक्षकारों के मध्य बाद पूर्व करार द्वारा भी जो है न्यायालय क्या कर सकता है, डिक्री पारित कर सकता है। इसके लिए आप देखेंगे आदेश 5 नियम 6 सॉरी आदेश 36 नियम 5 सॉरी आदेश 36 नियम जो है इसका 5 जो है पक्षकारों के जो मध्य पूर्व करार हुए थे उनके आधार पर भी जो है न्यायालय जो है डिक्री पारित कर सकता है। तो ये पूर्ण रूप से जो है आपका डिक्री का जो हो जाता है, डिक्री इसमें जो है कंप्लीट हो जाती है। इससे ज़्यादा आपको डिक्री नहीं पढ़ना। पढ़ने के लिए तो ये है कि इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो 2 दिन 3 दिन भी कम है डिक्री अकेले के लिए। अगर पढ़ाने की बात की जाए तो डिक्री को पढ़ने के लिए जो है आप 2-3 दिन कभी का टाइम भी बहुत कम है ना, बहुत डीपली हो जाता है। लेकिन आप उन्हें क्या है, क्वेश्चन करना है तो उस हिसाब से आप उन्हें जो है याद रखना है। अब डिक्री पढ़ लिया है तो आगे फिर थोड़ी देर में आप इसको मिटाने के बाद जो है अपन जो है आदेश देखेंगे, क्योंकि दोनों एक से हैं और दोनों में क्या अंतर है तभी समझ में आएगा जब एक साथ पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो है अपन जो है देखेंगे आदेश। देखिए अब आदेश देखते हैं, क्योंकि डिक्री देख लिया तो आदेश। तो देखिए दोनों में क्या, पहले तो दोनों में देखेंगे भाई दोनों क्या है, दोनों न्याय निर्णय है। डिक्री भी न्याय निर्णय होती है और आदेश भी जो है न्यायालय का न्याय निर्णय ही होता है। दोनों ही न्याय निर्णय होते हैं, डिक्री भी न्याय निर्णय होती है और आदेश भी न्याय निर्णय होता है। तो फिर अंतर क्या है भाई,
तो ये कहता है, परिभाषा देख लें पहले। परिभाषा कहता है आदेश किसी सिविल वाद में किया गया ऐसा न्याय निर्णय है जो डिक्री नहीं है। मतलब न्यायालय का ऐसा न्याय निर्णय जो डिक्री की परिभाषा में नहीं आता, वो बाकी जितने आदेश मतलब वो न्याय निर्णय आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आदेश कहलाते हैं। जो डिक्री की परिभाषा में नहीं आते वो सब की सब आदेश जो न्याय निर्णय होते हैं वो आदेश कहलाते हैं। मतलब डिक्री को छोड़कर जितने भी न्यायालय ने न्याय निर्णय किए हैं, ये भी देखिए डिक्री और आदेश दोनों, डिक्री और आपका आदेश दोनों न्याय निर्णय हैं। लेकिन जो न्याय निर्णय आपकी डिक्री की परिभाषा में नहीं आते, सिंपल सी परिभाषा है, जितने न्याय निर्णय न्यायालय करता है और जो डिक्री नहीं होते वो क्या होते हैं, वो आदेश होते हैं, वो आदेश की परिभाषा में आते हैं। ये आपको याद रखना है। तो डिक्री न्याय निर्णय जो आपका आदेश है वो भी न्याय निर्णय होता है और डिक्री भी न्याय निर्णय होता है। अंतर बस इतना सा है कि जो डिक्री नहीं है वो आदेश है। क्या कह सकते हैं, जो डिक्री नहीं है, डिक्री नहीं है वह आदेश है। ये याद रखना है आपको कि जो डिक्री नहीं है वो आदेश है। क्या क्या आदेश है, न्याय निर्णय। जो न्यायालय ने न्याय किया है, जो न्यायालय ने निर्णय सुनाया है, अगर वो डिक्री नहीं है तो फिर क्या कहेंगे उसे, उसे आदेश कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा, जो डिक्री नहीं है वो क्या है, आदेश है। तो ये याद रखना है आपको। अब देखो दोनों में अंतर की बात कर लें भाई, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए पहला अंतर तो यही लिखा है कि भाई ये दो में परिभाषित है, ये दो 14 में परिभाषित है। पहला अंतर तो यही हो गया, इसकी परिभाषाएं लिख लेंगे, जो इनका अंतर हो गया। दूसरा, आदेश किसी वाद या कार्रवाई के जो है से भिन्न कार्रवाई में पारित किया जाता है। आदेश जो है किसी वाद या कार्रवाई से भिन्न कार्रवाई में, आदेश जो है वाद किसी वाद से भिन्न कार्रवाई में, वाद से भिन्न कार्रवाई में जो आपका आदेश दिया जाता है वो वाद से भिन्न कार्रवाई में जो है दिया जाता है। मतलब वाद नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न कोई भी कार्रवाई होती है उसमें जो है न्यायालय जो है आदेश देता है। जबकि डिक्री काय में दी जाती है, डिक्री बाद में पारित की जाती है। डिक्री बाद का मतलब है वाद, सूट की बात कह रहे हैं, तो बाद में पारित की जाती है। अगर कोई वाद है तो न्यायालय उसमें डिक्री देता है। और अगर वाद से भिन्न कोई भी कार्रवाई, क्योंकि देखिए न्यायालय वाद के अलावा अन्य कार्रवाई भी न्यायालय में होती हैं, आगे जांच हो रही, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उन प्रकरण में जब न्यायालय जो निर्णय देता है वो क्या होता है, वो आदेश कहलाते हैं। मान लो जांच चल रही है, अब जांच के प्रकरण में न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो वो क्या कहलाएगा, वो डिक्री कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका जो है आदेश कहलाएगा। ठीक है, अब जांच चलिए किसी मामले में, उसमें न्यायालय जांच कर रहा है और जांच के अनुक्रम के बाद न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है ना, तो वो क्या है, फिर वो आदेश है कि डिक्री होगा, वो डिक्री नहीं होगा, वो क्या होगा, आदेश होगा। तो यही कह रहा है कि जो वाद से भिन्न कार्रवाई में दी जाती है और ये जो है वाद की कार्रवाई में दी जाती है, मतलब जो वाद होता है, सूट होता है, उसमें दी जाती है। और जो आदेश होता है, एक चीज और, आदेश होता है जो वाद के जो पक्षकार होते हैं उनके अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण नहीं करता। आदेश अंतिम रूप से जो है निर्धारण नहीं करता, अंतिम रूप से निर्धारण नहीं करता। जो आदेश न्यायालय देता है वो पक्षकारों के जो भी अधिकार होते हैं उनका अंतिम रूप से निराकरण नहीं करता। कौन, आदेश। जबकि डिक्री क्या करती है, उल्टा करती है। डिक्री अंतिम रूप से क्या करती है, जो भी पक्षकार हैं उनके अधिकारों के बारे में अंतिम रूप से निर्धारण क्या करती है, डिक्री अंतिम रूप से उनका क्या करती है, निर्धारण करती है। ये निर्धारण करती है, सीधा लिख रहा हूं मैं, आप यहाँ समझ जाएंगे, निर्धारण करती है, ये अंतिम रूप से निर्धारण करती है। जबकि जो है आदेश ऐसा नहीं होता है कि आदेश अंतिम रूप से किसी पक्षकार को जो अधिकार वगैरह है उनका जो है निर्धारण करता हो। याद रखें, सभी आदेश अपील योग्य नहीं होते। सभी आदेश, जो याद रखना है, सभी आदेश, ये इंपॉर्टेंट है, आदेश अपील योग्य नहीं होते, योग्य नहीं होते, या कह लीजिए साधारणतः कि आदेश अपील योग्य होते ही नहीं है। आदेश जो है अपील योग्य होते ही नहीं, अपवाद स्वरूप होते हैं। सामान्यतः आदेश जो है अपील योग्य नहीं होते। केवल धारा 104 और आदेश सीधा लिख देते हैं, ऑर्डर का केवल आदेश जो है 43 और आपका जो है रूल कौन सा है, और धारा 104 सेक्शन 104 के अधीन जो आदेश आते हैं केवल उन आदेशों की अपील होती है और सामान्यतः आदेशों की अपील नहीं होती, ये मान के चलें।
आप ये मान के चलें कि आदेशों की अपील नहीं होती, केवल अपवाद स्वरूप, ये अपवाद कह लो, इन अपवादों को छोड़ दिया जाए। अपवाद कौन सा है? आदेश 43 नियम धारा 104, धारा 104 और आदेश 43 जो अपवाद है उसके अधीन आदेशों की अपील होती है और सामान्यतः आदेशों की अपील नहीं होती। कुछ आदेश ऐसे हैं जिनको अपील योग्य बना दिए, तो आपने पढ़ा था ना कि भाई कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील होती है, केवल अपील होती है, इस वजह से वो आदेश डिक्री नहीं मान लिया जाएगा। तो वही कह रहा था, समझ में आया वो भी बात जो पहले कही थी कि कोई आदेश जिसकी अपील होती है इस कारण से वो डिक्री नहीं मान लिया जाएगा, तो यही कह रहा है। तो माने कि आदेशों की अपील नहीं होती, सामान्यतः अपील नहीं होती, अपवाद स्वरूप केवल होती है 43 और धारा 104 के तहत। जबकि डिक्रियों में जो है अपील होती है, प्रत्येक डिक्री जो है अपील योग्य होती है। प्रत्येक डिक्री क्या होती है? अपील योग्य होती है, अपील योग्य। ये याद रखना है कि प्रत्येक डिक्री जो है अपील योग्य होती है। जो भी डिक्री पारित की जाएगी उसकी अपील की जा सकती है, वो अपील योग्य होती है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि इसमें देखिए, जब कोई, एक तो पहली बात तो अपील होती नहीं है, दूसरी बात आदेश 43 और धारा 104 के तहत इनको अपील का जो है कुछ राइट दे भी दिया गया है कि भाई अपील, तो भी इसका मतलब इसमें सेकंड अपील तो होती ही नहीं है, द्वितीय अपील इसमें नहीं होती। इसमें जो है द्वितीय जो है अपील हो, जब अपील ही नहीं होती, एक तो वैसे ही छूट दे के कह लीजिए अपवाद स्वरूप कुछ अपील करने का जो है राइट दे भी रहे हैं, तो उसमें आप कहो कि भाई द्वितीय भी कर लो, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ द्वितीय अपील नहीं होती, सेकेंडरी जो अपील है इसकी नहीं होती है, ठीक है। जबकि जो है डिक्री में जो है द्वितीय अपील पेश की जा सकती है, जो सॉरी हाँ डिक्री तो कह रहे हैं, तो डिक्री में द्वितीय अपील होती है, सीधा लिख दिया मैंने, होती है, ठीक है। डिक्री में जो है सेकेंडरी अपील या कह लीजिए द्वितीय अपील जो है होती है। इसके अलावा जो आदेश होते हैं इसमें कोई प्रारंभिक आदेश जो है इस तरीके का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है कि आज जैसे अपन ने डिक्री में पढ़ा ना प्रारंभिक और अंतिम, ऐसा कोई इसमें हिस्सा नहीं होता है कि आदेश प्रारंभिक है फिर अंतिम में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आदेश में ऐसा नहीं होता, जबकि डिक्री में ऐसा होता है। डिक्री प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है ना, जबकि आदेश में ऐसा कुछ नहीं होता कि आदेश जो है प्रारंभिक होगा या अंतिम होगा, ऐसा कुछ आदेश में नहीं होता। लास्ट देख लीजिए, किसी वाद या कार्रवाई से एक से अधिक जो है आदेश पारित हो सकते हैं। कोई जो वाद या कार्रवाई चल रही है उसमें एक से अधिक जो है आदेश पारित किए जा सकते हैं, जबकि जो है किसी वाद में सामान्यतः एक ही डिग्री पारित होती है, एक ही डिग्री पारित की जाती, केवल एक डिग्री। एक वाद तो एक डिग्री, एक वाद 4 डिग्री नहीं होता है, तो एक वाद है तो एक ही डिग्री पारित की जाएगी, जबकि आदेश में ऐसा नहीं होता। न्यायालय अगर कोई वाद या कार्रवाई न्यायालय के समक्ष अगर चल रही है तो उन वाद या कार्रवाई के अनुक्रम में आपने देखा होगा न्यायालय तमाम आदेश जारी कर सकता है एक साथ, लेकिन डिग्री एक ही होती है। अगर एक वाद है तो एक ही डिग्री होगी उसके मामले में, ऐसा नहीं कि एक वाद है और 4 डिग्री न्यायालय पारित कर दे। तो ऐसा नहीं होता है कि न्यायालय एक वाद के लिए 4 डिग्री पारित कर दे, ऐसा नहीं होता है। जबकि आदेश जो है एक वाद में कई हो सकते हैं, कई वादों को जो है न्यायालय जो है पारित कर सकता है, ठीक है। ये आपका जो हो गया आज आदेश और जो है आपका डिक्री। इसको आप घर पे अच्छे से पढ़िएगा, है ना, और रिवीजन करिएगा। एक बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद दोबारा से पहले वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे इसको, उसके बाद फिर से एक बार वीडियो देखना, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जो भी आपको लगता है कि कोई गलती वगैरह रह जाती है, मतलब कोई आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप जो है यूट्यूब पे मैं जब अपलोड करूँगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, है ना, ताकि हम लोग आपके लिए वीडियो बना सकें, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। और जब मेहनत लगती है तो जब आप लोग कमेंट करते हो, आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो बेहतर अच्छा फील होता है और लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाए जाए, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।